students, good morning all of you. Today our topic is electromagnetic induction. Students, what means ये जो टॉपिक है हमारे पास ये प्लस टू में भी है और 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे कि व्हाट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो हमने लिख रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ओनली पहले हम इंडक्शन के बारे में थोड़ा फिनोमेना समझते हैं कि व्हाट मींस इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के पास लेके जाएं और वहां पे उसका इफेक्ट जनरेट हो जाए, उसका इफेक्ट शो, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। जैसे हमने इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस किसी मैग्नेट का इफेक्ट दूसरी मैग्नेट के पास, उसके पास लेके जाएं और उसका इफेक्ट हमें शो। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, पहले हम इनको स्टडी करेंगे तभी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना समझ में आएगा। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा हमने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सर्किट is called EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले हमारे पास यहाँ एक टर्म्स आती है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टर्म अगर समझ में आ जाती है तो वी कैन इजीली स्टडी। तो देखो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आएगा तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे नहीं डेफिनेशन को रिमेंबर कर लिया, बैकअप कर लिया, ठीक है, कि द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सर्किट, उसको हमने क्या कह दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टूडेंट्स, जो फ्लक्स होता है ओनली फ्लक्स, इसका मतलब होता है फ्लो। ये हमारे पास जस्ट एक नंबर होता है। ये नंबर क्या है हमारे पास कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हो रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। किसी यूनिट एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब हाउ मेनी फील्ड लाइंस, how many field lines crossing a unit area is called magnetic flux। उसको हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि भाई एक यूनिट एरिया के अंदर से, या फिर हमने कोई एरिया लिया और उस एरिया को हमने दे दिया, हमारे पास कोई एरिया है, इधर से फील्ड लाइंस आ रही है हमारे पास, और उस एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई लेटर से डिनोट करते हैं। फाई के नीचे हम बी भी लगा देते हैं, क्योंकि ये फ्लक्स होता है, ये दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। इसलिए हम थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इसके नीचे ये लगा देते हैं और इसके नीचे क्या लगाएंगे बी लगाएंगे। इसका मतलब कि भाई जो हमारे पास फ्लक्स है उसको हमने फाई लेटर से डिनोट कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास फ्लक्स है, ये कैसी क्वांटिटी स्टूडेंट्स के स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन आएगा आपका एक नंबर में भी कि फ्लक्स इज ए स्केलर और वेक्टर। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने क्या बताया हाउ मेनी फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, और कितनी फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया के अंदर से जो क्रॉस होती हैं वो जस्ट हमारे पास क्या है नंबर है। उसकी कोई डायरेक्शन है, बस हमें ये जस्ट सिग्निफाई करना है कि कितनी लाइन 10 हुई, 20 हुई, 50 हुई, और वो हमारे पास क्या है नंबर है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए फ्लक्स कैसी क्वांटिटी के स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद मैग्नेटिक जो फ्लक्स होती है उसकी यूनिट होती है वेबर, W E B E R, वेबर। इसको भी ध्यान रखेंगे।
अदर यूनिट और आएगी उसको मैं भी डिफाइन करूंगा, ठीक है। अच्छा हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या बताया कि भाई ये हमारे पास सरफेस है, हमने मान लिया इसको P Q R और S, ये सरफेस है और हमने कहां पे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है हमारे पास, उसको हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारे पास, इसको मेजर कैसे करेंगे, ये तो गई डेफिनेशन जस्ट कि भाई ये हमारे पास हाउ मेनी फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन इसको हम मेजरमेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली, उसका जो फॉर्मूला आता है हमारे पास कि इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ component of magnetic field normal to the surface and surface area। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्या है हमारे पास कि इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, क्या, नॉर्मल टू द सरफेस एंड सरफेस एरिया, दोनों का प्रोडक्ट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, जो हमारे पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर है वो सरफेस, ठीक है, और सरफेस एरिया, दोनों का हमारे पास क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, जो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। इसको समझिए, यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए मैंने बताया कि भाई P Q R S हमारे पास क्या है, एक कोई सरफेस है, यही सरफेस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमने लिखा ना A, दिस इज द यूनिट एरिया वेक्टर। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यूनिट एरिया वेक्टर क्या होता है, यूनिट एरिया वेक्टर, देखो एरिया जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, बट एरिया के साथ क्या लग गया, वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है हमारे पास कि कोई भी जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर, ये बाय कन्वेंशन लेते हैं हम, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल। या तो इधर दिखाएंगे पीछे की तरफ, ये सरफेस है ना, या तो हमेशा ऐसे दिखाएंगे, या फिर बाहर की तरफ, ये जो सरफेस है ना उस सरफेस की क्या रहेगी, हमेशा नॉर्मल रहेगी। ये होता है सरफेस एरिया, और इसका हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट एरिया वेक्टर हमने लिया है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया सरफेस का, और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास वो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है इस एरिया वेक्टर के साथ। इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, मैंने आपको पहले बताया था वेक्टर के बारे में कि भी जब हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी दूसरे के साथ ऐसी सरफेस के साथ अगर एंगल बनाती है हमारे पास, ये ऐसे रखा हुआ है, तभी तो थीटा एंगल बना है हमारे पास। ये मान लो फोर्स है, तो हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, F cos थीटा, F sin थीटा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या हमारे पास वर्टिकल है कंपोनेंट है। उसके बाद हम डिफाइन क्या करेंगे, हमने अभी डेफिनेशन में लिखा था यहाँ पे कि जो फ्लक्स होगा उसको हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पे जो फ्लक्स है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट हमारे पास है कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर, दोनों का हमने क्या ले लिया, b cos थीटा क्रॉस a। जब भी हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी और उनके साथ अगर cos थीटा लगा हुआ हो, तो हम दोनों क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो b डॉट a, ये क्या आ गया आपका फ्लक्स। यही फार्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि phi इक्वल्स टू ba, ठीक है। क्यों लिखा हमने यहाँ पे, अब उसके बाद ये डिपेंड करेगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कि वो कितना एंगल बना रही है हमारे पास, अलग अलग। अगर जैसे ऐसे ही बना दिया हमने कि भाई ये ऐसे हमारे पास जा रही है, अभी डिस्कस करेंगे अलग अलग कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ्लक्स मिनिमम होगा। आपका जनरल जो फॉर्मूला आया y इक्वल्स टू ba cos थीटा, क्लियर। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं इसकी फ्लक्स की, क्या, कि जो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये भी बोल सकते हो आप, इट मींस b cos थीटा इनटू a, क्लियर। तो ये था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या है, phi इक्वल्स टू ba cos थीटा।
हम आगे स्टडी करेंगे कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ्लक्स मिनिमम होगा, कब फ्लक्स मैक्सिमम और कब फ्लक्स मिनिमम। देखो ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ हर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, 10th और +2, ये टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो जनरेटर का आएगा, और जनरेटर के अंदर इसका यूज होगा भी, ठीक है। हम फैराडे के लॉ करवाएंगे, वहां पे भी इसका यूज होगा फ्लक्स का, इसलिए मैं थोड़ा फ्लक्स डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। देखो ये हमारे पास एक एरिया है, ये एरिया का एक कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एन लिया भाई। मैंने ये कहा, बड़े ध्यान से समझना कि भाई ये हमारे पास एक एरिया है, इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया भाई, देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे दिखाऊं, मतलब इसकी ऐसे, ये क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आर पार। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस की परपेंडिकुलर है, क्या है, लाइन क्या जा रही है हमारे पास, परपेंडिकुलर जा रही है ऐसे, इस सरफेस क्या जा रही है, परपेंडिकुलर। बड़े ध्यान से सुनना, लॉजिकली पॉइंट है, कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है। मैंने दो चीजें बोली हैं, आपको हमेशा एंगल बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में देखना है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर के बीच में देखना है एंगल। मैंने कहा सब फील्ड लाइंस इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर, ये ऐसे पैरेलल नहीं कि तो पैरेलल है, ये इस सरफेस के तो क्या है, परपेंडिकुलर। इफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर। आप समझना ध्यान से भाई, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है हमारे पास, मतलब इस सरफेस से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो देखो ये फील्ड लाइंस का निशान है हमारे पास है, और मैंने कहा ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। भाई हमने बताया ना एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर नीचे वाला ले लिया, और ये ऊपर वाला हमारे पास क्या है, थोड़ा सा एक मिनट, भाई ये ऊपर वाला जो है ना वो फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा है, फील्ड लाइंस हमारे पास, देखो भाई ध्यान से, ये ऊपर वाला जो है ना हमारे पास, ये है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे वाला है हमारे पास एरिया वेक्टर। अब बताओ इन दोनों के बीच में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, मेरी उंगलियों को भूल जाओ और देखो एक बार ध्यान से, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और हमने फॉर्मूला क्या लिखा फ्लक्स का, बी ए cos थीटा, और इस सिचुएशन में हमारे पास इफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थीटा क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है हमारे पास, 1, cos 0 क्या होता है हमारे पास 1, इसलिए फ्लक्स भी क्या हो गया, P इंटू ए, कब ये हो गया P मैक्सिमम। लेकिन किस सिचुएशन में मैक्सिमम आया, ये आया जब फील्ड लाइंस क्या थी, परपेंडिकुलर, फील्ड लाइंस क्या थी, परपेंडिकुलर। ऐसा मत बोल देना कि परपेंडिकुलर दिखा तो थीटा हमने 90 डिग्री ले लिया, ये बिल्कुल मत करना। आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में और एरिया वेक्टर जो है हमारे पास उसके बीच में एंगल कितना है। समझ गए मेरी बात को ध्यान से, मींस आपको एंगल पे जाना है कि बी और ए के बीच में कितना बढ़ेगा। हमें कोई मतलब नहीं है कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आ रही है या पैरेलल आ रही है, आपको बी और ए के बीच में एंगल चेक करना है। क्लियर। तो देखो ये आ गया सिचुएशन, क्वेश्चन यहां से अराइज होता है भाई, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां से। बोलेगा पहला कि इन विच सिचुएशन फ्लक्स इज मैक्सिमम, तो आप लिखोगे व्हेन फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्लक्स क्या हो गया आपका, मैक्सिमम। दूसरा ये बोलता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, वो phi = b * a, ba मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। तीसरा क्वेश्चन ये दे सकता है कि लैंग्वेज दे सकता है आपको, इफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस देन फ्लक्स इज मैक्सिमम, मिनिमम, नन ऑफ दिस कैन बी बोथ। तो इसका मतलब क्या है,
फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस के तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। फोर्थ क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि इफ एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 0, बी एंड ए के बीच में एंगल कितना हो 0 हो, तब फ्लक्स कितना होगा, ये पूछ सकता है आपसे। तब फ्लक्स क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, तब फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बनते हैं भाई इस टॉपिक से यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम वाले से। अब आसान हो गया मिनिमम। अब क्या है मिनिमम। तो देखो मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फील्ड लाइंस को दिखाएंगे पैरेलल। क्या दिखाएंगे पैरेलल, फील्ड लाइंस पैरेलल। अगर फील्ड लाइंस भैया पैरेलल है तो यही सरफेस आपका, ये सरफेस का क्या है हमारे पास यूनिट एरिया वेक्टर है। फील्ड लाइंस को पैरेलल दिखाना है, फील्ड लाइंस को क्या दिखाना है पैरेलल। देखो बड़ी कॉमन सी बात है, ये मैंने सरफेस किया, सरफेस था भाई। अब आप बताइए यहां से हमारे पास फील्ड लाइंस आ रही है क्रॉस हो जा रही है ना, एक तो ये है इतना सरफेस यहां तक और एक है इसकी ऐसे, तो इस ये पैरेलल हो गई, ये क्या हमारे पास है पैरेलल है, ये पैरेलल है तो इस सरफेस में ज्यादा फील्ड लाइंस पास होगी या इसमें से होगी बताओ, इसमें से होगी हमारे पास। इसका मतलब कि जब हमने पैरेलल ऐसी फील्ड लाइंस दिखाई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। और ये क्या आपका यूनिट एरिया वेक्टर है भाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास phi equals to pa cos थीटा, phi equals to pa cos थीटा। तो देखो बड़े ध्यान से कि जो हमारे पास फील्ड लाइंस पैरेलल है, फील्ड लाइंस क्या है पैरेलल है, ये फील्ड लाइंस एग्जाम सॉरी हमारे पास टॉपिक में क्या कहा गया है कि phi equals to pa cos थीटा है। जो एंगल बढ़ेगा P और A के बीच में बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है हमारे पास, ये A है आपका, दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ गया 90 डिग्री बढ़ा है हमारे पास, और 90 है तो cos 90 कितना होता है भैया 0, cos 90 कितना होता है 0। तो उस सिचुएशन में phi क्या हो जाएगा आपका 0, इसको हम बोलते हैं मिनिमम। क्या बोलते हैं इसको मिनिमम। तो पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि जब आपका फ्लक्स मिनिमम होता है तब उस टाइम पर वैल्यू बताइए भाई, उस टाइम पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद किस सिचुएशन पे हमारे पास फ्लक्स मिनिमम होता है तो आपको बताना है कि जब फील्ड लाइंस पैरेलल होगी सरफेस के तब फ्लक्स क्या होगा आपका मिनिमम होगा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है P और A के बीच में 90 डिग्री, cos 90 0, फ्लक्स क्या हो गया 0। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें बड़े ध्यान से देखनी। उसके बाद जर्नल जो फॉर्मूला था हमारे पास कि भाई ये हमारे पास सरफेस है, ये आपका एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, एरिया थीटा एंगल बनाया था हमारे पास, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया BA cos थीटा, BA cos थीटा। ठीक है, और जब डॉट प्रोडक्ट आता है हम, क्योंकि हमने फॉर्मूले में ये लिखा था कि जो cos थीटा है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है B cos थीटा, लेकिन इस सरफेस पे क्या है परपेंडिकुलर है और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा क्या हो गया था 0, cos 0 क्या होता है 1, और फिर हमने वहां पे क्या लिख दिया था B into A, BA। तो ये थी आपकी फ्लक्स की सिचुएशन, किस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम और किस कंडीशन में फ्लक्स मिनिमम रहेगा। मैंने फ्लक्स की यूनिट क्या बताई भाई, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है भाई कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, हिंदी मीडियम में मेरे को पता नहीं क्या लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में आपको फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मिले आपको, क्या मिले मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भैया वेबर। क्या बताई थी मैंने अभी वेबर, WEBER वेबर। दूसरी यूनिट क्या बताई, फ्लक्स को हम किससे लिखेंगे B into A से। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है भैया टेस्ला। एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई, ये भी क्या इसकी यूनिट है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है कि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि EMI क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये कहा है कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, इसको फ्लक्स को चेंज करेंगे क्लोज सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगी EMF इंड्यूस होगी।
क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। देखो फर्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था भाई, एक कंडक्टर के अंदर हम करंट को पास कर रहे थे, तो क्या बनी थी हमारे पास, और ने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बताया कि कोई क्लोज सर्किट है, कोई क्लोज सर्किट है, अगर उस क्लोज सर्किट के अंदर हम फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे, फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे, तब क्या होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, मतलब ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल, तो आई इक्वल टू क्या आता है, V अपॉन R, तो उस सर्किट के अंदर क्या बन जाएगा, हमारे पास है करंट बन जाएगा, करंट इज प्रोड्यूस इन दिस सर्किट। पहले ईएमएफ इंड्यूस होगी, और फिर अगर आपका सर्किट क्लोज है तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, करंट। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखवाई थी, अब समझे कि नहीं, कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, फ्लक्स का चेंज करने का मतलब हम फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे, किसी एरिया के अंदर फील्ड लाइंस कितनी चेंज हो रही है, और उसके हिसाब से अगर फील्ड लाइंस चेंज होगी तभी क्या होगा, हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा स्टूडेंट से, तो उस कंडक्टर के अंदर क्लोज सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, उसके अंदर क्या बन जाएगा, करंट। क्लियर यहां तक। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने एक मुहिम है कोरोना में, कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स गाँव से बिलोंग करता हो, हमारा जो न्यू बैच है +2 क्लास का स्टार्ट हो रखा है, 10th क्लास भी हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है, और अगर हमारा न्यू बैच जो 8 जून 2020 से स्टार्ट करेंगे हम +1 क्लास के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अलग बैच की अवेलेबिलिटी है हमारे पास, और डेमो क्लासेस हमारे पास 2 डेमो क्लासेस फ्री है। तो पहले एक बार विजिट करिए हमारे श्री बालाजी ट्यूशन पॉइंट, और अगर आप चाहते हैं कि भाई कोरोना में कहीं दूर न जाना पड़े, तो आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके नजदीकी गांव माजरा कला में श्री बालाजी ट्यूशन पॉइंट, और दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, फॉर एनी क्वेरी एंड प्रॉब्लम यू कैन टॉक विद मी, एंड फॉर एनी डाउट्स, और आपके मैथ के लिए जो आपके मैम है मिसेस स्मिता, और सेपरेट बैचेस रहेंगे आपके सभी के लिए। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं चाहता हूं कि आप एक बार विजिट करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए ग्लोरियस डे।